नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास परीक्षा के लिए तैयार किए गए कुछ खास स्टडी नोट्स हैं। और हमारा मिशन सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना नहीं, बल्कि इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 विद्युत। पीडीएफ में लिखा है अध्याय 11 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, परीक्षा उपयोगी नोट्स। इसका आसान मतलब है आज हम बिजली के बारे में पढ़ेंगे और परीक्षा के लिए जो भी जरूरी बातें हैं वो जानेंगे। नोट्स में एक चित्र भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है बाईं तरफ बिजली का एक नीला सा चिन्ह है और दाईं ओर एक परमाणु यानी एटम का, और दोनों के बीच ऊर्जा की एक लहर जा रही है। मतलब ये दिखाना चाहता है कि बिजली का संबंध कहीं ना कहीं परमाणुओं से है। एकदम। तो पहला बुलेट पॉइंट है परिचय। पीडीएफ में लिखा है आधुनिक समाज में बिजली एक नियंत्रित और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है जिसका उपयोग घरों, अस्पतालों और उद्योगों में होता है। तो इसका आसान मतलब है कि आजकल बिजली ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसे हम आसानी से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कहा। घरों में, अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह। अच्छा, अगला पॉइंट बताता है कि इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे। पीडीएफ में लिखा है इस अध्याय में हम विद्युत धारा, इसके प्रवाह को नियंत्रित करने वाले कारक और इसके ऊष्मीय प्रभावों को समझेंगे। तो इसका आसान मतलब है कि इस पाठ में हम 3 मुख्य चीजें सीखेंगे। पहली, विद्युत धारा यानी करंट क्या है। दूसरी, कौन सी चीजें इसे प्रभावित करती हैं, और तीसरी, इसके कारण गर्मी कैसे पैदा होती है। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं, विद्युत धारा और परिपथ। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। पीडीएफ में लिखा है विद्युत आवेश, चार्ज के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका आसान मतलब है कि जब आवेश या चार्ज एक जगह से दूसरी जगह बहता है तो उसी बहाव को हम विद्युत धारा या करंट कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसी की एक और परिभाषा भी दी है। पीडीएफ में लिखा है एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश का परिमाण। ओके, मतलब एक सेकंड में एक खास जगह से कितना चार्ज गुजर गया, बस वही विद्युत धारा है। एकदम। और इसी का सूत्र भी है। पीडीएफ में लिखा है सूत्र I = QT, जहां I करंट है, Q आवेश और T समय। तो इसका आसान मतलब हुआ कि करंट निकालने के लिए हम कुल आवेश को लगे हुए समय से भाग दे देते हैं। सही। अब दूसरा पॉइंट है विद्युत परिपथ। पीडीएफ में लिखा है विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। मतलब करंट को बहने के लिए एक पूरा और बंद रास्ता चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और उसी रास्ते को सर्किट कहते हैं। हाँ, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है धारा की दिशा के बारे में। पीडीएफ में लिखा है परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। अच्छा, ये तो थोड़ा अजीब है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ बह रहे हैं, हम करंट की दिशा उसकी उल्टी मानते हैं। हाँ, ये एक कन्वेंशन है, ये एक परंपरा जो शुरू से चली आ रही है। तो इसका आसान मतलब यही है, हम ये मानकर चलते हैं कि करंट की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा से उल्टी होती है। ठीक है, अब करंट की इकाई पर आते हैं। पीडीएफ में लिखा है 1 एम्पियर धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। यानी इसका आसान मतलब है कि अगर किसी तार से 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज गुजर जाए तो हम कहेंगे कि उसमें 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। और इसे नापने के लिए एक यंत्र होता है, एमीटर। पीडीएफ में लिखा है यह यंत्र परिपथ में विद्युत धारा मापता है। इसे हमेशा श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आसान मतलब हुआ कि एमीटर करंट नापने की मशीन है और इसे सर्किट में हमेशा लाइन में ही लगाते हैं ताकि सारा करंट इसके अंदर से होकर गुजरे। यहाँ एक चित्र भी दिया है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बंद परिपथ है जिसमें एक बैटरी है, एक स्विच, एक जलता हुआ बल्ब और एक एमीटर भी लगा है। और तीर के निशान ये दिखा रहे हैं कि करंट जिसे I लिखा गया है वो बैटरी के प्लस सिरे से निकलकर बल्ब से होते हुए माइनस सिरे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। तो हमने करंट और सर्किट समझ लिया, पर ये चार्ज बहना शुरू ही क्यों करता है? इसे धक्का कौन देता है? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर हमारा अगला टॉपिक आता है विद्युत विभव
और विभवांतर। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पीडीएफ में लिखा है चालक में आवेशों को प्रवाहित कराने वाला वैद्युत दाब में अंतर ही विभवांतर है। अच्छा, वैद्युत दाब मतलब इलेक्ट्रिकल प्रेशर? हाँ, आगे लिखा है जैसे पानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, वैसे ही आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहते हैं। तो इसका आसान मतलब है कि विभवांतर एक तरह का बिजली का दबाव है जो चार्ज को धकेलता है। जैसे पानी ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहता है, वैसे ही चार्ज भी ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ बहता है। बिल्कुल, और इसकी परिभाषा है, पीडीएफ में लिखा है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसका आसान मतलब हुआ कि एक अकेले चार्ज को सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे ही विभवांतर कहते हैं। और इसका सूत्र है V = WQ, मतलब विभवांतर निकालने के लिए किए गए कार्य को आवेश से भाग दे दो। ठीक है, और इसकी इकाई है वोल्ट। पीडीएफ में लिखा है यदि 1 कूलॉम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य हो तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो आसान शब्दों में, जब 1 कूलॉम्ब चार्ज को ले जाने में 1 जूल की ऊर्जा खर्च होती है तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। और इसे नापने के लिए होता है वोल्ट मीटर। पीडीएफ में लिखा है ये यंत्र परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। इसे हमेशा पार्श्वक्रम इन पैरेलल में जोड़ा जाता है। इसका आसान मतलब है वोल्ट मीटर विभवांतर को नापता है और इसे सर्किट के 2 सिरों के बीच समानांतर में लगाया जाता है। तो ये प्रेशर डिफरेंस या विभवांतर बनाता कौन है? सेल या बैटरी। पीडीएफ में लिखा है यह युक्ति रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करती है जिससे आवेशों में गति आती है। तो इसका आसान मतलब है कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिससे उसके दोनों सिरों पर विभवांतर पैदा होता है और इसी वजह से चार्ज बहने लगता है। यहाँ एक बहुत अच्छा चित्र है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 पानी की टंकियां हैं। एक का लेवल ऊंचा है और दूसरी का नीचा, और दोनों एक पाइप से जुड़ी है और पानी ऊंची टंकी से नीची टंकी की ओर बह रहा है जो दाब के अंतर को दिखाता है, बिल्कुल विभवांतर की तरह। समझ गया। तो अब हमारे पास वोल्टेज V है जो धक्का देता है और करंट I है जो बहता है। इन दोनों में क्या कोई रिश्ता है? बिल्कुल, और वही है हमारा अगला टॉपिक, ओम का नियम। ओम्स लॉ। पीडीएफ में लिखा है एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। वाह, ये तो बहुत जरूरी नियम है। तो इसका आसान मतलब है किसी तार में बहने वाला करंट उसके सिरों पर लगे विभवांतर के सीधे अनुपात में होता है। मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, पर शर्त यह है कि तार का तापमान न बदले। और इसका सूत्र है V = IR। हाँ, पीडीएफ में लिखा है सूत्र V प्रोपोर्शनल I या V = IR। यहाँ R एक नियतांक है। R यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस। ये क्या चीज है? पीडीएफ में लिखा है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस R, यह चालक का वह गुण है जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। अच्छा, तो ये रुकावट है। इसका आसान मतलब है कि प्रतिरोध किसी भी चीज का वह गुण है जो करंट के बहाव को रोकता है और इसे ओम में नापते हैं। सही। और ओम के नियम के अनुसार V और I के बीच का ग्राफ कैसा होता है? पीडीएफ में लिखा है V और I के बीच का ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इसका आसान मतलब है कि अगर हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ बनाएं तो वह एक सीधी लाइन बनेगी जो 0 से शुरू होती है। यहाँ एक त्रिकोण वाला चित्र भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक त्रिकोण है जिसके 3 कोनों में V, I और R लिखा है। ये दिखाता है कि V पता करने के लिए I और R को गुणा करें, I पता करने के लिए V को R से भाग दें और R पता करने के लिए V को I से भाग दें। बहुत उपयोगी। तो अब सवाल ये है कि ये प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? हमारा अगला टॉपिक यही है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट है चालक की लंबाई। पीडीएफ में लिखा है प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल टू L। इसका आसान मतलब है तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब तार की मोटाई। पीडीएफ में लिखा है प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है।
R proportional to 1A। अच्छा, ये उल्टा है। इसका मतलब तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। बिल्कुल, उसे बहने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति। पीडीएफ में लिखा है पदार्थ पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। मतलब तांबे के तार का प्रतिरोध अलग होगा और लोहे के तार का अलग। एकदम। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, विद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। पीडीएफ में लिखा है यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। तो इसका आसान मतलब है प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ का अपना खास गुण है। ये बताती है कि वो पदार्थ करंट को कितना रोकता है। और इसी के आधार पर हम चीजों को चालक और विद्युत रोधी में बांटते हैं। पीडीएफ में लिखा है धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए वे अच्छी चालक हैं। इसका मतलब धातु और मिश्र धातु करंट को बहुत कम रोकते हैं, इसीलिए उनमें से बिजली आसानी से बह जाती है। और इसके उलट विद्युत रोधी, रबड़, कांच की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। तो इसका आसान मतलब है कि रबड़ और कांच जैसी चीजें करंट को बहुत ज्यादा रोकती हैं, इसीलिए उनमें से बिजली नहीं बहती। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी है। पीडीएफ में लिखा है मिश्र धातुओं का उपयोग टोस्टर और इस्त्री जैसे तापन युक्तियों में होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और वे उच्च ताप पर शीघ्र जलती नहीं हैं। अच्छा, तो इसका आसान मतलब है कि मिश्र धातुओं का इस्तेमाल हीटर और प्रेस में इसलिए होता है क्योंकि उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिससे वे गर्म हो जाती हैं, लेकिन वे जल्दी पिघलती या जलती नहीं हैं। यहाँ एक और चित्र है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 पाइप जैसे तार हैं। ऊपर वाला तार लंबा और पतला है, जिस पर लिखा है उच्च प्रतिरोध, और नीचे वाला तार छोटा और मोटा है, जिस पर लिखा है निम्न प्रतिरोध। बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अब हम जानते हैं कि प्रतिरोध क्या है, लेकिन एक सर्किट में तो कई प्रतिरोधक हो सकते हैं। उन्हें कैसे जोड़ते हैं? हाँ, तो पहला तरीका है श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। पीडीएफ में लिखा है जब प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। इसका आसान मतलब है कि एक प्रतिरोध जहां खत्म होता है वहीं से दूसरा शुरू हो जाता है, एक लाइन में। इसके मुख्य नियम क्या हैं? पीडीएफ में लिखा है 1. समान धारा, परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान रहती है। 2. विभवांतर का बंटवारा, कुल विभवांतर V सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होता है। तो इसका आसान मतलब है श्रेणी क्रम में 2 नियम हैं। पहला, पूरे सर्किट में करंट एक जैसा रहता है, और दूसरा, कुल वोल्टेज सभी प्रतिरोधों में बंट जाता है। और कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? पीडीएफ में लिखा है कुल प्रतिरोध सभी अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सूत्र RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कुल प्रतिरोध निकालने के लिए सभी प्रतिरोधों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, और ये कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। लेकिन इसकी एक हानि भी है। पीडीएफ में लिखा है यदि एक भी अवयव काम करना बंद कर दे तो पूरा परिपथ टूट जाता है और कोई भी अवयव काम नहीं करता। हाँ, ये सबसे बड़ा नुकसान है। मतलब एक भी चीज खराब हुई तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, जैसे पुरानी दिवाली की लाइटें। बिल्कुल, यहाँ चित्र में भी यही दिखाया है। एक सर्किट है जिसमें R1, R2 और R3 एक लाइन में जुड़े हैं। करंट I सब में एक समान है, लेकिन वोल्टेज V तीनों में V1, V2, V3 में बंट गया है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है पार्श्वक्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पीडीएफ में लिखा है जब सभी प्रतिरोधकों को 2 समान बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। तो इसका आसान मतलब है कि सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक पॉइंट पर और दूसरे सिरे दूसरे पॉइंट पर जुड़े होते हैं। इसके नियम क्या हैं? पीडीएफ में लिखा है 1. समान विभवांतर, हर प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर समान रहता है। 2. धारा का बंटवारा, कुल धारा I सभी शाखाओं में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। मतलब यहाँ उल्टा है। पार्श्वक्रम के 2 नियम हैं। पहला, सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज एक जैसा रहता है, और दूसरा, कुल करंट सभी प्रतिरोधों में बढ़ जाता है। और कुल प्रतिरोध? इसका सूत्र अलग है। पीडीएफ में लिखा है तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल सभी अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। सूत्र 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। तो इसका आसान मतलब है कि कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र अलग है, और इसमें कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम आता है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ भी है।
पीडीएफ में लिखा है, घरेलू वायरिंग इसी क्रम में होती है, क्योंकि इसमें कुल प्रतिरोध घटता है और एक उपकरण बंद होने पर दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारे घरों की वायरिंग इसी तरह होती है। फायदा ये है कि कुल प्रतिरोध कम रहता है और अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी लाइटें जलती रहती हैं। चित्र में भी यही दिखाया गया है कि मुख्य करंट I आकर 3 हिस्सों I1, I2 और I3 में बंट जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम उस बात पर आते हैं जो हमने पहले की थी, हीटर का गर्म होना। हाँ, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पीडीएफ में लिखा है, जब किसी विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक परिपथ में ऊर्जा खर्च होती है तो यह ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे ही तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इसका आसान मतलब है, जब किसी प्रतिरोध वाले सर्किट में बिजली की ऊर्जा इस्तेमाल होती है तो वो पूरी तरह से गर्मी में बदल जाती है। इसी को तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसे समझाया है जूल के तापन नियम ने। हाँ, पीडीएफ में लिखा है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H 3 बातों पर निर्भर करती है। 1. विद्युत धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। 2. प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है। 3. समय T के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका आसान मतलब है कि पैदा होने वाली गर्मी करंट के वर्ग पर, प्रतिरोध पर और समय पर निर्भर करती है। और सूत्र है H बराबर I² RT। इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? पीडीएफ में लिखा है, विद्युत हीटर इस्त्री उच्च प्रतिरोधकता वाली मिश्र धातु का उपयोग कर अधिक ऊष्मा पैदा की जाती है। मतलब हीटर और प्रेस में ज्यादा प्रतिरोध वाले तार का इस्तेमाल होता है ताकि ज्यादा गर्मी पैदा हो। और विद्युत बल्ब, पीडीएफ में लिखा है, टंगस्टन उच्च गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का फिलामेंट गर्म होकर प्रकाश देता है। तो बल्ब के अंदर टंगस्टन का पतला तार होता है जो बहुत ज्यादा गर्म होने पर रोशनी देने लगता और पिघलता नहीं है। इसी प्रभाव का एक और इस्तेमाल है सुरक्षा के लिए, विद्युत फ्यूज। पीडीएफ में लिखा है, यह एक सुरक्षा युक्ति है। यह उच्च धारा बहने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। इसका आसान मतलब है कि फ्यूज सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। जब करंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये पिघल जाता है और सर्किट को बंद कर देता है, जिससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। यहाँ चित्र में एक हीटर और एक बल्ब दिखाया गया है। दोनों ही गर्मी और रोशनी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब हम लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। हम अक्सर सुनते हैं 10 वॉट का बल्ब, 1500 वॉट का एसी। ये क्या है? पीडीएफ में परिभाषा है, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति, पावर कहते हैं। तो इसका आसान मतलब है कि कोई उपकरण कितनी तेजी से बिजली की ऊर्जा खर्च कर रहा है, उसे ही उसकी शक्ति कहते हैं। और इसका SI मात्रक है वॉट। इसके कई सूत्र हैं। पीडीएफ में लिखा है P = VI, P = I² R, P = V² R। मतलब शक्ति निकालने के लिए 3 सूत्र हैं, जिन्हें हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे घर का बिल आता है वो ऊर्जा का आता है। हाँ, पीडीएफ में लिखा है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, E = P × T, व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा kWh, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहते हैं। तो इसका आसान मतलब है कि ऊर्जा निकालने के लिए शक्ति को समय से गुणा करते हैं और हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट घंटा या यूनिट में आता है। और एक यूनिट का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। यहाँ एक आखिरी बहुत जरूरी बात लिखी है। पीडीएफ में लिखा है, ये भी जाने, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभोक्त नहीं होते हैं। हम विद्युत कंपनी को इलेक्ट्रॉनों की गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। अरे वाह! तो इसका आसान मतलब है कि बिजली इस्तेमाल करते समय इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होते। हम बिजली कंपनी को पैसे उन इलेक्ट्रॉनों को चलाने वाली ऊर्जा के लिए देते हैं। कमाल है ना? यहाँ चित्र में भी एक बिजली का मीटर दिखाया गया है, जिससे कंप्यूटर, फ्रिज और पंखा जुड़े हैं। चलिए, अब आखिर में इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों पर एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सारांश है। तो पहली राशि है विद्युत धारा, प्रतीक I, मात्रक एम्पियर और सूत्र I = QT। फिर है आवेश Q, मात्रक कूलॉम। विभवांतर V, मात्रक वोल्ट, सूत्र V = WQ। प्रतिरोध R, मात्रक ओम और सूत्र V = IR यानी ओम का नियम। प्रतिरोधकता ρ,
मात्रक ओम मीटर, सूत्र R बराबर रो LA। श्रेणी क्रम प्रतिरोध RS और सूत्र है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पार्श्वक्रम प्रतिरोध RP, सूत्र 1 RP इज इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3। ऊष्मा H, मात्रक जूल और सूत्र H इज इक्वल टू I² RT। विद्युत शक्ति P, मात्रक वॉट और इसके 3 सूत्र हैं। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I² R और P इज इक्वल टू V² R। और अंत में विद्युत ऊर्जा E, मात्रक जूल या किलोवाट R और सूत्र E इज इक्वल टू P इंटू T। वाह, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, सब कुछ आवेश से शुरू होता है, जो बहता है तो करंट बनता है, उसे बहाने के लिए वोल्टेज चाहिए और जो रोकता है वो प्रतिरोध है। और इसी सब से गर्मी और शक्ति जैसे कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं। तो आज की इस चर्चा ने बिजली के इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल साफ कर दिया है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने बात की कि प्रतिरोध की वजह से ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद होती है। वैज्ञानिक सालों से सुपर कंडक्टर्स बनाने पर काम कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध लगभग शून्य हो। जरा सोचिए, अगर हम बिजली को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी बर्बादी के 100% कुशलता के साथ भेज पाते तो हमारी दुनिया आज कैसी होती। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।